क्योंकि हम तो नहीं चाहते, इलेक्शंस तो होते रहते हैं, सीटें आती जाती रहती हैं, लेकिन इंसानी जान वापस नहीं आती है। इस किस्म का कल्चर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले भी, चाहे वो फैसलाबाद हो, चाहे वो मॉडल टाउन का सानिया हो, ये बात इलेक्शंस या ना, ये एक सोच की अक्कासी करता है जो धौंस और ताकत के जरिए, लालच के जरिए वो इंतखाबात के नताइज को मुतासिर करे। लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि जो इलेक्शन आप जीतें वो ठीक है और जो न जीतें वो धांधली है। हमने यही कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यही कहा कि अगर इलेक्शंस को अगर आपने शफाफ बनाना है सेनेट में, तो वो आजकल आपको ने देखा है कि जो हमारी पोजीशन है, जनरल इलेक्शंस को भी गैर मुतनाज़ा बनाना, ये भी हमारा अव्वलीन टारगेट है। और इसी के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हम इंट्रोड्यूस कराने की बात कर रहे हैं कि वो वेरीफाई भी कर सकें, पेपर ट्रेल भी उसका होगा और कोई इलेक्शन पे उंगली ना उठा सके। तो इससे बड़ी जमहूरियत की क्या खिदमत हो सकती है। लेकिन इसकी भी ये मुखालिफत करेंगे बिकॉज ये शफाफ सिस्टम इनको सूट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और शकील अंजुम साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले ज़िमनी इंतखाबात की बात करेंगे। मुल्क में इलेक्शन के दौरान तशद्दुद और धांधली के इल्ज़ामात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब तक मुल्क भर के 7 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन के दौरान तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात, हंगामे, पोलिंग स्टेशन पर हमले, धांधली और नताइज में रद्दोबदल के संगीन इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। ये सिलसिला यहाँ तक महदूद नहीं रहा। थरपारकर में पोलिंग स्टेशन को ही आग लगा दी गई। वुज़रा और अरकान असम्बली की जानिब से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई। यही वजह है कि हमारी 74 साल तारीख में 71 के इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पर शुकूक व शुबहात का इजहार ना किया गया हो। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं हो सकी हैं। डस्का इलेक्शन की सूरत हाल देख लें, 2 अफराद सियासी जमातों की अना की भेंट चढ़ गए। अब हल्के के नताइज पर भी लफ्जी जंग जारी है। PMLN ने NA 75 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया है, जबकि गवर्नमेंट अपनी जीत का दावा करते हुए इलेक्शन कमीशन को फौरी फाते उम्मीदवार का ऐलान करने का मुतालबा कर रही है। मलीर के ज़िमनी इलेक्शन पर होने वाला तनाज़े भी तूल पकड़ गया है। हलीम आदिल शेख ने जेल में मुबैना तशद्दुद और कातलाना हमले का इल्ज़ाम लगा दिया है, जिसे सिंध हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह की सूरत हाल मैंने बता दी, सवाल यह है कि सियासी जमातें इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करने को तैयार क्यों नहीं है? देखें जी, इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 233 के तहत इलेक्शन कमीशन को हर इलेक्शन से पहले सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके एक सिक्योरिटी का और ज़ाब्ता अखलाक मुतय्यन करना था। और 4 साल बाद पहली दफ़ा आज ये मीटिंग आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। और पहले अगर ये करते तो उसको इनको चाहिए था कि वो उसको प्रॉपरली करते। लेकिन चूँकि अब इलेक्शन कमीशन जो नया बनाया है कि उसमें 3 मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 2 नए मेंबर, 3 हो गए टोटल, और 2 पुराने इलेक्शन वाले हैं 2018 के, जिसके ऊपर सबके क्वेश्चन मार्क्स हैं। जहाँ PTI हार गई वहाँ PTI के क्वेश्चन मार्क्स हैं, जहाँ बाकी हार गए उन सब के क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो होना ये चाहिए था कि तमाम इलेक्शनों का, और पिछली दफ़ा का जैसे PTI कहती थी कि ROs के इलेक्शन थे तो ज़ाब्ता अखलाक, क्या कानून की जो इस्लाहात होनी थी वो सारी बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया। चलें अब हम इस तरफ आते हैं कि जब डस्का का इलेक्शन आ गया और 4 सूबों में समेत सवाए एक्स फाटा के PTI हर जगह पे शिकस्त से दोचार हुई और डस्का का अभी फाइनल रिजल्ट आना है। तो इसमें ये बात तो क्लियर होगी ना कि लोगों का रुझान क्या था कि जो वर्स्ट गवर्नमेंट थी सिंध की, उसमें भी PTI को 3रा नंबर मिला, कराची शहर से भी, और जो अब ये रिजल्ट कल आया वो भी आप देख लें सामने। बलूचिस्तान में भी जो हुक्मरान इत्तेहाद था वो हार गया। ये सारी चीज़ें क्या गमाजी करती हैं, महंगाई को कह लें, सब कुछ कह लें, इसमें अपोजिशन की कारकर्दगी कम, हुकूमत की बुरी कारकर्दगी ने ज़्यादा अयां किया अपने आप को। अब जहाँ पे 30-40 हज़ार की लीड थी PMLN की, डस्का के इलेक्शन पे हम आ जाते हैं। जब सारा हल्का आ गया और फॉर्म, अब उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आ गई ना कि उसमें रद्दोबदल किया गया है रिजल्ट में, और ये वाहिद है 20 हल्कों में जहाँ पे पोलिंग 90% से ज़्यादा हो गई, बाकी हल्का 35 से 40% पे है। और इलेक्शन कमीशन चूँकि उसे मुतनाज़ा करार दे के रिजल्ट को विदहेल्ड कर चुका है और वो अब कल उसके ऊपर फैसला करेंगे। PMLN फुल की कह रही है जैसे आपने भी कहा, और या फिर ये इन 20 इंतखाबी हल्कों में दोबारा इलेक्शन होंगे। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि इंतज़ामिया ने
ने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने ओपनली कहा, पहले एक सुबह 5:45 बजे प्रेस रिलीज जारी की कि जनाब चीफ सेक्रेटरी समेत सारे गायब हैं, डीपीओ फोन सुन के आगे ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। दोपहर को जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें सारी चीज़ें ओपनली बता दी। इसमें मज़ा तब था अगर इमरान खान साहब अलग सुबह ऐलान करते कि अगर इंतजामिया ने ऐसा किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो फैसला करेंगे हमें कबूल है और मैं इन सब के खिलाफ एक्शन लूंगा। लेकिन वो इखलाकी बर्तरी का जो मेयार प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोई सिविल सर्वेंट आके लगा है और तलबी भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, एज सिविल सर्वेंट ही वो मतलब बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भुगत के आए हैं सुप्रीम कोर्ट में पेशी सेनेट के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि वो एक नया मेयार कायम करेंगे और जो प्रेस रिलीज बता रही है वो ये होगा कि वो इंतजामिया को सस्पेंड करने के अहकाम देंगे। इंडिया में तो बड़ी मिसालें हैं, वहाँ ICS अफसर रिटायर्ड आके लगता है और वहाँ की ICS सर्विस भी बड़ी तकड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ ऐसे काम हुए हैं वहाँ लोग सस्पेंड किए गए हैं, मुलाजमतों से फारिग किए गए हैं कि आपने अपने काम से ज्यादा किसी के जाती मुलाजिम होने का तासुर दिया। तो अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइंदा के लिए रुख मुतय्यन करेंगे कि हमारा सबका फायदा है, इलेक्शन में हार जीत जिसकी मर्जी हो लेकिन फेयर इलेक्शन हर एक के लिए होना चाहिए। ठीक जी अयाज खान साहब, आपके सवाल का जवाब तो ये कि ये सियासी जमातों को ये सिस्टम सूट करता है, क्योंकि जिसका जहाँ जोर चलता है वो नताइज अपने हक में ले लेता है। अब मुझे मैं बड़ा एम्यूज़ होता हूँ, बड़ा मुझे हैरत होती है कि जब जॉग दर जॉग मिनिस्टर्स, MNAs, MPs जा रहे होते हैं और एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है जी वो 15,000 जुर्माना कर दिया, 10,000 जुर्माना कर दिया, 20,000। ये इससे तो नहीं रुक सकता है इनका जाना, क्योंकि दोनों जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो लोग गए थे तो इसलिए वहाँ ये हंगामे हो गए, उन लोगों ने जाके उकसाया फिर हंगामे हो गए। इस तरह की बात ही सुनने को हमें मिल रही है ना। मेरे ख्याल में ये उस वक्त तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी जब तक आप अगर एक दफ़ा कोई खिलाफ वर्जी करता है कोई MPA, MNA, तो उसको 3 महीने के लिए मुअत्तल कर दें उसकी रुकनियत, यानी 6 महीने के लिए मुअत्तल कर दें उसकी रुकनियत। को वजीर करता है उसकी साल के लिए कर दें, दोबारा वो ये हरकत करे तो पूरे टेन्योर के लिए उसको फारिग कर दें कि भाई तुम्हारी रुकनियत खत्म है, या हम फ्रेश इलेक्शंस कराएंगे। ये जो होता है ना वो हॉटस्पॉट सिस्टम, इससे नहीं चलती, चीजें ठीक हुआ करती। इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसे इंतजार नहीं करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लेंगे या कोई और नोटिस लेगा। उसको अपनी तहकीकात करके ये पूरी इंतजामी मशीनरी जितनी है जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है उसको उठा के बाहर फेंकना चाहिए, किसी का लिहाज नहीं करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल डस्का से अगर इलेक्शन कमीशन सेट कर देगा, आप यकीन करें आने वाले इलेक्शंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये तो नहीं मैं कहता कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इनमें कमी जरूर आएगी। आप कवानीन इस तरह के बना दें, इलेक्शन कमीशन को इतना स्ट्रांग कर दें कि वो चाहे तो पहली उसमें भी अगर बहुत संगीन खिलाफ वर्जी कर दी किसी मिनिस्टर ने या MNA या MP ने, वो चाहे उसको पूरे उसके लिए टेन्योर के लिए उसकी खत्म कर दे रुकनियत कि जाओ यहाँ फ्रेश इलेक्शंस कराएंगे। आइंदा किसी की जरूरत नहीं होगी ये काम करने की, लेकिन ये तो हमने करना नहीं है। और फिर हम चाहते हैं जी इलेक्शन भी ठीक हो जाए और कोई दंगा फसाद भी ना हो, इस तरह नहीं हुआ करता। जी हाफिज ताहिर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लिया, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा था कि जो कुछ हो रहा है, क्या किसी जगह पे मुल्क के अंदर कोई ऐसा इलेक्शन है जिसमें ज़ाब्ते पे कभी अमल किया गया हो? 15 लाख है या 30 लाख है, कितना है MPA के लिए, कितना है MNA के लिए, वो तो एक दिन में खर्च होता है। अगर आपने ठीक करना है तो आप आगाज वहां से करें जहां से इब्तदा होती है, और इब्तदा ये है कि जब इलेक्शन का अनाउंस होता है, कैंडिडेट मैदान में आते हैं, फिर जिस अंदाज से वहां पर जो है थाना, कचहरी, पटवारी और फिर ये जो रिटर्निंग अफसर होते हैं, तो ये एक बड़ा सिस्टम है। अल्लाह करे कि कोई इसकी इस्लाह हो। असल इस्लाह तो जो पैसा चलता है उस पैसे को अगर रोक लिया जाए तो फिर पता चलेगा एक आम गरीब आदमी भी कभी इलेक्शन में खड़ा हो और जीत के आ जाए। यहाँ तो अब 50 करोड़ और 40 करोड़ से नीचे MNA का इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता और 25-30 करोड़ MPA का है, और ये सारा कुछ होता रहा। क्या आप और हम सब देख नहीं रहे जो कुछ हो रहा है? एक एक जलसे पे जितना खर्चा आता है,
तो ज़ाब्ते पे अमल दरामद तो पहले दिन से ही नहीं होता। अल्लाह, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है नौशहरा के अंदर, डस्का के अंदर जी, बिल्कुल इसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा अपने सियासी कायदीन से, हुकूमत से भी, हिज़्ब इख्तिलाफ से भी, कि वो माँ के 2 बच्चे, जिन माओं के बच्चे चले गए इसमें, उनका जिम्मेदार कौन है? आपकी तो ये जंग चलती रहेगी। क्या जो उनके कातिल हैं उनको लटकाना नहीं चाहिए? उनको पकड़ के सामने नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल, जिसके भी हों। ये बच्चे तो किसी के वर्कर होंगे ना, या वोट डालने आए होंगे, या किसी के नारे लगा रहे होंगे। वो पीटीआई वाले कहते हैं हमारे हैं, नून वाले कहते हैं हमारे हैं। लेकिन हमने कल भी देखा कि जो रवैया इख्तियार किया गया वहां पर, जितनी आपको अपनी एमएनए की सीट की दौड़ है, काश इस इंसानी खून के बहने के ऊपर भी किसी की आवाज निकलती और इससे बिल्कुल सही बात, गरीबों के लिए भी कोई बात करते। उनकी तो कोई बात नहीं, वो मर गए हैं, चले गए हैं, उनकी माओ ने उन्हें रो लिया है, उनके बहनों ने उन्हें रो लिया है। कल मैंने नहीं देखा कि माँ सवाए, कल जो हम देखते रहे कि ये तो जरूर पड़ी हुई है कि जी सीट किसके पास जाएगी। जिन माओ के बच्चे चले गए हैं, कोई उनसे पूछे ना, तो क्या इलेक्शन कमीशन की, मैं समझता हूँ पुलिस की, हुकूमत की पहली जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए, हिज़्ब इख्तिलाफ की भी, कि वो कहें जी इलेक्शन बाद में देखा जाएगा, रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। इनके जो कातिल हैं वो किसी भी जमात से हों, वो किसी भी कैंडिडेट के हों, बिल्कुल जी, पकड़ के लटका दें। ये आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। ये सीट का तो फैसला होता रहेगा, क्योंकि जो जीत जाए वो कहता है मैं सच्चा हूँ, जो हार जाए वो कहता है कि मैं सच्चा हूँ। तो ये जहाँ जीत गए वो कहते हैं जी वहाँ सही इलेक्शन है, जहाँ हार गए वहाँ कहते हैं गलत इलेक्शन है। ये तो हमारी शुरू से रूटीन है, बड़ा दिल करके शिकस्त को कबूल करना और फतह पे अपना जो दूसरा कैंडिडेट हारने वाला है उसके पास जाके उसके साथ मोहब्बत का इजहार करना। ये अल्लाह करे कभी हम सीख जाएं। लेकिन अभी तो मैं समझता हूँ डस्का के जो ये खून बहा है, ठीक हो गया, का जो जिम्मेदार है, जो कातिल है, उनको पकड़ना चाहिए, उन्हें सामने लाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो फिर सियासी माइंड सेट है कि हार को मानना ही नहीं। फिर जब जो हारेगा जिस हल्के में, वहाँ धांधली है, जहाँ जीता है वहाँ पर शफाफ इलेक्शन हुए हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, तो आप बात यह है कि मैं आई मेक दिस इलेक्शन कमीशन टोटल रिस्पॉन्सिबल। ये इनका बहुत बड़ा फेलियर है, इसलिए कि जब हमें सबको पता था कि टेम्परेचर इज बॉइलिंग अप इन डस्का, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। क्या इलेक्शन कमीशन ने कुछ सेंसिटिव पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किए थे? अगर डिक्लेयर किए थे, लेट्स से ये 20 जो सेंसिटिव थे, इनका सेफ गार्ड का क्या अरेंजमेंट किया था? क्या आपने वहाँ पर कोई स्पेशल क्विक रिस्पांस जो फोर्स होती है वो कोई लगाई थी? क्या आपने कोई फोकल पर्सन इलेक्शन कमीशन का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आपने इस्तेमाल किया? आपने क्या प्यूनिटिव एक्शन लिए थे? आपने इसके लिए क्या किस तरीका कार बनाया था? क्या उसका किया गया? उसके बाद ये आप देखें कि इतनी बड़ी बात है कि उसके अलावा वजीराबाद में पीटीआई हारी है, ऑपोजिशन ने कोई इतराज़ नहीं किया। नौशहरा में हारे हैं, ऑपोजिशन ने कोई इतराज़ नहीं किया। अगर एक जगह पर हार रहे हैं या जीत रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। आप कहीं पूरा इलेक्शन ख़त्म कर दें, आप सब कुछ ख़त्म कर दें, आप ऐसे कर दें, आपने ये कर दिया, वहाँ पर कोई वो ज़मीनी मखलूक नहीं थी। मतलब ये बातें नहीं करनी थी। टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी है हमारे पास से। मुझे शर्म यकीन के आता है कि ये लेजिस्लेटर बाद में जाके आपकी असम्बली में बैठते हैं और अवाम की किस्मत का फैसला करते हैं। इसके लिए इस वक्त, और फिर उसके बाद जो हुकूमत पंजाब का काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें डिप्टी कमिश्नर मुलव्वस है या डीपीओ है, दे शुड बी सैक्ड एंड इट शुड बी नोन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर की इसमें कमजोरी यही है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ ये 2 छोटा सा इलेक्शन हो गया, फौज इसमें शामिल नहीं थी। आप इसका हाल देखें, तार में पूरा इलेक्शन एक पोलिंग स्टेशन ही जला दिया गया, बैलेट पेपर जला दिए गए हैं। दिस इज द स्टेट हाउ वी होल्ड इलेक्शन। फिर आप फौज को कहते हैं बदनाम करते हैं, फौज ये कर देती है, फौज ये करती है। मेरे ख्याल में यहाँ वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड मस्ट लर्न लेसन इंस्टेड ब्लेमिंग एंड काउंटर ब्लेमिंग। जी फैसल हुसैन साहब। असल में देखें, ये जो पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली होती है
इस धांधली के 3 स्टेप होते हैं। ये 3 सतही जो है वो धांधली की हिकमत अमली जो है वो सियासी जमातें या हुकूमत जो है वो बनाती हैं। पहला स्टेप तो होता है जो पोलिंग से पहले की धांधली होती है, एक होती नंबर 2 पे का जो दूसरा स्टेप होता है वो पोलिंग के टाइम की धांधली, पोलिंग शुरू होने से लेके पोलिंग खत्म होने तक। और तीसरा जो आखिरी स्टेप होता है वो पोलिंग के बाद की जो है वो धांधली होती है। ये 3 सतही जो है वो हिकमत अमली सियासी जमातें भी और हुकूमत भी धांधली के हवाले से जो है बनाती हैं। आप किसी दिन इस पर प्रोग्राम कीजिएगा, मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा कि पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे में और तीसरे में। लेकिन ये इतनी नालायक हुकूमत आई है, इसको ये इतना छोटा सा काम करना भी नहीं आता। ये किसी से मशवरा ही कर लेते तो उनको बता देते कि भाई ये धांधली करते कैसे, इनको धांधली करना भी नहीं आया। शौक तो बहुत हुआ इनको धांधली करने का, लेकिन वो करना इनको नहीं आई। जैसे आप ये कह रही थी ना कि 72 साल में हर इलेक्शन में जो है वो धांधली के इल्जाम लगते रहे। पाकिस्तान की हर सियासी जमात के ऊपर जो है वो इलेक्शन को मैनेज करने के और धांधली के इल्जाम लगे, लेकिन मुझे ये याद नहीं पड़ता कि किसी भी सियासी जमात पे या किसी भी इलेक्शन में कभी किसी पर ये इल्जाम लगा हो कि वो प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो गायब होकर मिसिंग पर्सन में चला गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने प्रिजाइडिंग अफसर को जो है वो तलाश करता फिर रहा है कि वो प्रिजाइडिंग अफसर कहाँ गया, और चीफ सेक्रेटरी से रब्ता कर रहा है, वो IG सिंध से रब्ता कर रहा है, और डिप्टी कमिश्नर से रब्ता कर रहा है। वो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक आईनी ओहदा है पाकिस्तान का, शायद पाकिस्तान के अगर टॉप 5 या टॉप 10 बड़े ओहदों में से लें तो एक बड़ा ओहदा पाकिस्तान का, उसको जो है वो एक चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर की सतह का अफसर जो है वो जवाब देने को जो है वो तैयार नहीं है कि वो कहाँ गए। देखिए माजी में पोलिंग एजेंट को या प्रिजाइडिंग अफसर को यलगमाल जरूर बनाया गया होगा पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग स्टेशन पे कब्जा चंद घंटों के लिए जरूर किया गया होगा, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर का गायब हो जाना जो है ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। प्रिजाइडिंग अफसर के पास जो है वो मजिस्ट्रेसी पावर होते हैं, सजा देने का जो है वो इख्तियार होता है। तो जो प्रिजाइडिंग अफसर जो है अब उनको भी चाहिए कि वो अपने इख्तियार का जो है वो क्या कहना चाहिए कि उसका इजहार करे, इस्तेमाल करे, और जो खौफ की फजा उस खौफ की फजा से अपने आप को निकाले। ये कोई आम वाकया नहीं है कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो अगवा होकर मिसिंग पर्सन में चला गया, वहां पे जो है वो वोट मैनेज हो रहे हैं और 90% जो है वोट पड़ गए। किसी भी तौर पे किसी भी पोलिंग स्टेशन में जो है वो 90% जो है वो वोट नहीं पड़ सकते। हुकूमत का एक अलमिया ये कि इनको कोई भी काम करना नहीं आता। इनको ना सही काम सही तरीके से करना आता है, ना इनको कोई गलत काम सही तरीके से करना आता है। इनको बहुत तरबियत की जरूरत है और तरबियत देने को तैयार नहीं है अपनी अना के खौल में जकड़े हुए। राणा साहब आप क्या मशवरा दे रहे हैं? इनको चाहिए कम जी। शकीर अंजुम साहब देखिए दुआ, जो बात है इलेक्शन की और आपने कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए या कोई अमल दरामद होना चाहिए, तो जो मौजूदा सिस्टम है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनको इसी किस्म की चीज़ें जो है वो सूट करती हैं कि जब जो भी लोग ताकत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तो फिर जो दूसरा मुखालिफ होता है उसके लिए तमाम जो है दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और ताकत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमने डस्का में देखा। बात आपने कहा धांधली के इल्ज़ामात, तो धांधली तो ये बात धांधली से आगे चली गई है और जो बात शुरू हुई है वो यहाँ से शुरू हुई है कि जो 20 पोलिंग स्टेशन थे उनका अमला जो है वो रिज़ल्ट लेकर नहीं पहुँचा और फिर वो किसी से राब्ते में भी नहीं था। तो बात यहाँ से शुरू हुई है डस्का के इलेक्शन की, और जो इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ है तो इसका ज़िम्मेदार जो है वो ना तो इलेक्शन कमीशन है, इसका ज़िम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत है और ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिनको जहाँ से भी या वज़ीर आज़म हाउस से या CM हाउस से जो हिदायत जारी की गई उनके ऊपर जो भी प्रेशर था उस प्रेशर में रहकर उन्होंने काम किया। और हुकूमत हर सूरत ये चाहती थी कि ये डस्का की सीट हर सूरत जो है हुकूमत ने अपनी अना जान का मसला बना लिया था कि किसी ना किसी तरीके से बाई हुक एंड क्रुक हर सूरत ये सीट जो है वो PTI ने जीतनी है। और आप ये देखें कि सारा दिन जो है वहाँ पर इंतज़ामिया और पुलिस जो है हमें बिल्कुल बेबस और मफलूज दिखाई दी। लोग सरेआम फायरिंग कर रहे थे, लगता था कि ये पाकिस्तान का शहर ही नहीं है, इलाका गैर है जहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बहुत बड़ी तादाद पुलिस की वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ पर फायरिंग कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, दंगा फसाद कर रहे थे, उनको कोई नहीं मना कर रहा था, ना पुलिस ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर आप देखें कि जब रिजल्ट कंपाइल हो रहे थे और 20 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट रहता था, अगर वो बर वक्त रिजल्ट आ जाते, खा वो कुछ भी होने थे, तो फिर आज जो अपोजिशन की जमातें ये बात कर रही हैं कि धांधली हुई या जानबूझकर उनके इलेक्शन को चुराया गया, तो मेरे ख्याल उनको ये जवाब नहीं मिलना था। क्योंकि अगर टाइम पर रिजल्ट कंपाइल हो जाता, रिजल्ट आ जाता,
तो फिर जो भी जीतता तो कम से कम ये बात पीछे चली जानी थी धांधली वाली। अब धांधली जो है वो मैटर नहीं कर रही सारे मामले में। इस सारे मामले में जो चीज मैटर कर रही है वो एक नई मिसाल कायम कर दी है मौजूदा हुकूमत ने कि पहले ये होता था चलो कोई वोट जो है 19-20 कर लिए जाते थे, कोई थैला फट जाता था, कोई लेट हो जाता था, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही काम जो है बड़ा निराला किया और 20 के 20 पोलिंग स्टेशन का अमला जो है वो गायब कर दिया है। और जो फिर उन 20 पोलिंग स्टेशन पे जो रिजल्ट आ रहा है वो देखें कि 90% वहां पर पोलिंग हुई है, पूरे हल्के में 35% और 30% है। तो ये सारे जो अवामिल हैं ये पूरे के पूरा जो इलेक्शन हुआ है वहां का उसको न सिर्फ मशकूक बनाता है बल्कि इस बात की ये गमाजी करता है कि वो इलेक्शन जो है हुकूमत ने मैनेज किया और ये हुकूमत के लोगों ने ही उन लोगों को वहां से पुलिस और स्पेशल ब्रांच का जो अमला था उन पोलिंग एजेंट को वहां से उठाया और फिर ले गए और फिर अपनी मर्जी का रिजल्ट कंपाइल करके और फिर जो है आरओ को भिजवा दिया। अब इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, उसके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करे और जो लोग मुलविस हैं कम से कम वो उनके किरदार को जरूर बेनकाब करें। उनको सजा होती है, ये नहीं होती, ये एक अलग मामला है, लेकिन कम से कम उनके किरदार का तयन जो है इलेक्शन कमीशन की जरूर करके उसको पब्लिक भी करना चाहिए। जी ठीक हो गया जी। बज़ाहिर सूरत हाल नजर आती है सियासी जमातें लगता है तैयार नहीं है कि वो इस सिस्टम को बेहतर कर सके। बतौर आज़ाद इदारा इलेक्शन कमीशन उसकी जिम्मेदारी है कि अभी इन तमाम मामलात को खुद देखे और जो एक्शन लिया जा सकता है वो लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा सेनेट इलेक्शन से मुतालिक होगा। हम सवाल रखेंगे सेनेट इलेक्शन कोई बड़ा अपसेट होने जा रहा है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इस्लामाबाद का सेनेट इलेक्शन इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। गवर्नमेंट के उम्मीदवार हैं अब्दुल हफीज शेख और पीडीएम के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनमें कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। उम्मीदवारों की जीत के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है, जिसके लिए राब्ते शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट का वफ़द जो है वो गुज़श्ता रोज़ MQM और GDA के रहनुमाओं से मुलाकातें की इस वफ़द ने और सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली फाइनल की। प्राइम मिनिस्टर भी पेशावर पहुँच चुके हैं, अरकान असम्बली से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें सेनेट इलेक्शन पर हिकमत अमली देंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के लिए पीडीएम की आला क़यादत भी मुतहरिक हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने जनूबी पंजाब और PTI के नाराज अरकान से राब्तों की हिदायत कर दी है। मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में राब्ते कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने यह दावा किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, जबकि वज़ीर इत्तलाअ शिबली फराज ने दावे को मुस्तरद कर दिया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का दावा खरीद और फरोख्त का वाज़ेह सबूत है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करें, ये सेनेट इलेक्शन की अब तैयारियां तेज़ हो गई, जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट नहीं रहेगी, जरदारी साहब का ये दावा है, तो वाकई इस तरह का माहौल बनने जा रहा है? इन दावे तो जाहिर है बहुत बड़े दावे से आना चाहिए। इलेक्शन तो नो डाउट ये जो नज़र आ रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये कहा था कि लगता है कि पूरे सेनेट में सिर्फ एक सीट पे इलेक्शन होना है, बाकी कहीं इलेक्शन नहीं हो रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस हफीज़ शेख, बड़ा दिलचस्प सूरत हाल बना दी जरदारी साहब ने। और जरदारी साहब की बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, ये पॉसिबल है कि वो दिखा ये रहे हों कि जी सारा जोर मैं यहाँ लगा रहा हूँ और जोर कहीं और लगा रहे हों। यू नेवर नो, जरदारी साहब कहीं से भी अपसेट करने की सलाहियत रखते हैं। नवाज शरीफ साहब से भी राब्ते में हैं, फजल रहमान साहब से भी बार बार उन्होंने राब्ता किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस भी उस हवाले से जारी है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद लास्ट थर्सडे उसका आ जाएगा फैसला, कोई शॉर्ट ऑर्डर नहीं आया। अब मुझे लगता है कि ये चंद दिन और चलता रहेगा। इसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उस हवाले से भी यकीनन हुकूमत परेशान होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब भी देखें ना, MPAs और MNAs को तो प्राइम मिनिस्टर कुछ समझा ही नहीं करते कि ये तो बेचारे, हम तो खैर आम आदमी तो औकात ही कोई नहीं होती ना सिस्टम में, इनकी भी कोई औकात नहीं होती। इनको भी बेचारों को बड़े तरले मिन्नतों से जाके टाइम लेना पड़ता और फिर कहीं प्राइम मिनिस्टर टाइम देते हैं। लेकिन उस एक इलेक्शन ने वाकई ये माहौल बना दिया। गिलानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे
कि मेरे इलेक्शन लड़ने की वजह से आज सुनी गई। और ये सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, ये नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह किया करते थे। सही, जब कोई इस तरह का मौका आता था फिर उनको बेचारों को मौका मिलता था किसी MNA को और MPA को उनसे मुलाकात का। रूटीन में तो वो घास हमारे प्राइम मिनिस्टर्स डालते ही नहीं है ना, क्योंकि वो समझते हैं कि वो कोई बहुत माफूकुल फितरत किस्म की चीज़ है और उन तक पहुंचना है किसी ने तो उसको बड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, जमहूरियत हमारे ऐसी है और इसी तरह चलती रहती है। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, इलेक्शन बड़ा दिलचस्प है और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद की नशिस्त है जहां पर गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब का मुकाबला है, और बड़ी अच्छी मूव की है अपोजिशन ने और पूरी हुकूमत को एंगेज कर दिया है इसी एक सीट के ऊपर। पूरी हुकूमत जोर लगा रही है, जिस तरह डस्का की सीट पर लगाया था, अब इसी तरह पूरी हुकूमत का जोर जो है वो इस्लामाबाद की एक सीट के ऊपर है और वो कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से गिलानी साहब ये इलेक्शन हार जाएं। और अगर गिलानी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर आप ये देखें कि ऐवान में अदम एतमाद होगा और अपोजिशन ये कहने में हक बजानिब होगी कि वज़ीर आज़म साहब एतमाद अपना खो चुके हैं। और इसके साथ साथ दोनों जमातें भरपूर कैंपेन कर रही हैं। जरदारी साहब अपने तौर पर कर रहे हैं, 3 वज़रा आज़म हैं साबिक, और गिलानी साहब खुद गैर मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं, सॉफ्ट शख्सियत हैं वो, और उन्होंने लोगों के साथ लोगों के काम भी बहुत किए हैं। और जो पिछली हुकूमत में अरकान असम्बली थे उनके गवर्नमेंट के दौर में उनको भी उन्होंने बहुत नवाजा है, किसी को जो है वो खाली हाथ नहीं भेजा, जो भी उनके पास आया ना सिर्फ नौकरियां दी बल्कि तरक्याती फंड्स भी दिए। फिर जनूबी पंजाब से बहुत सारे लोग उनके साथ राब्ते में हैं, उसके अलावा उनकी रिश्तेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। और जो पीर पगाड़ा साहब हैं उनका जो बेटा है अब्दुल कादिर गिलानी वो उनका दामाद है। तो इस हवाले से गिलानी साहब जो है वो बहुत ज़्यादा पूरा उम्मीद हैं और उनके कैंप ने ये दावा किया है कि उन्हें 20 जो है अरकान असम्बली उनकी हिमायत हासिल है। उनमें उन्होंने ये बताया कि कुछ लोग सिंध से हैं, कुछ एक MNA खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं। तो इसलिए जरदारी साहब भी जोर लगा रहे हैं और इसके साथ साथ पूरा जो इलेक्शन है PTM ने वो इस वक्त जरदारी साहब के हवाले किया हुआ है, सेनेट के हवाले से, कि वो जो फैसला करना चाहते हैं, जिस तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड है। वो नवाज शरीफ साहब से भी राब्ते में है। इसलिए हुकूमत के लिए मुझे लगता है कि ये इलेक्शन खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर जो उनके अरकान असम्बली हैं वो नाराज हैं। और ये एक नेचुरल बात भी होती है, जो हुकूमती पार्टी होती है उसके साथ जो लोग होते हैं जब उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो ऐसे मौके में फिर वो अपना कैथारसिस करते हैं, अपना गुस्सा भी निकालते हैं और फिर वो कहते हैं कि अगर हमारा काम नहीं हो रहा तो फिर इनका काम भी नहीं होना। ठीक है, आप समझते हैं कि ये इलेक्शन शकील कह रहे थे कि वो उन्होंने किसी को खाली हाथ नहीं रहने दिया, तो मैं जुमला कंप्लीट कर दूं, ना खुद खाली हाथ रहे ना किसी को रहने दिया। फैसल हुसैन साहब, वो कोई भी ऐसा नहीं है खान साहब, सारे इसी तरह हैं। देखिए इस्लामाबाद में भी उतनी अपसेट होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो सिंध में कोई एक बड़ा अपसेट होने जो है वो जा रहा है। असल में हम ये समझते हैं कि जो अरकान असम्बली होते हैं वही सारे जो हैं वो सेनेट के इलेक्शन में सिर्फ वही फ़रोख्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरकान असम्बली फ़रोख्त नहीं होते, बल्कि जो पार्टियों की लीडरशिप होती है वो भी जो है वो हमारे मुल्क अलमिया जो है कि वो भी जो है बराए फ़रोख्त है और वो भी जो है वो फ़रोख्त होती है, डील जो है वो भी बनाती है। अभी एक MPA ने फ़ोन किया, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, बहुत अहम सूरत हाल है इस वक्त कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से। उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन के हवाले से जो है ये तासुर है कि MKM के अरकान जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो मुनर्रिफ हुए थे और उन्होंने जो है वो अपनी वफादारियाँ जो है तब्दील की थी और पैसे लेके जो वोट दिए थे। उन्होंने कहा ये तासुर गलत है। बुनियादी तौर पर MKM के अरकान जो है मुनर्रिफ नहीं हुए थे, बल्कि उस वक्त की पार्टी की जो लीडरशिप थी वो बिकी थी, उसने जो है डील की थी। उस डील के खिलाफ जो है MKM के अरकान ने जो है अपना एक जो है एक सियासी या एक फितरी रद्द-ए-अमल दिया था। हो सकता है उसमें कुछ अरकान को जो है बेनिफिट भी मिल गया हो। उनका कहना यह था कि उस वक्त भी MKM के कहने पर, लीडरशिप के कहने पर, जिन लोगों ने जो है फरूक नसीम को वोट दिया, बाद में वही फरूक नसीम ने कहा कि उनका जो है वो MKM से कोई ताल्लुक नहीं है, MKM के वो टिकट पे जरूर जीते हैं लेकिन पार्टी के वो आदमी नहीं है। तो जिन लोगों ने फरूक नसीम को वोट दिया था वो बाद में आज तक इस बात पे पशेमान है कि उन्होंने उस वक्त पार्टी की लीडरशिप क्यों मानी हो, उस वक्त पीपल्स पार्टी की ऑफर को कबूल कर लेते तो वो ज्यादा फायदे में। जब किसी बाहर के आदमी को वोट देना था तो
तो उसका कोई बेनिफिट ही ले लेते। उन रुकन असम्बली ने कहा कि अभी सबको पता है कि एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ आपको, उन रुकन असम्बली का कहना था इस वक्त सबको पता है कि पार्टी के एक अहम तरीन लीडर ने एक तरक्याती डिपार्टमेंट के अफसर के जरिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से रब्ता किया है कि एमकेएम के जो वोट हैं वो यूसुफ रजा गिलानी को देने को तैयार है, उसके बदले उनको वोट दे दिए जाएं। पीपल्स पार्टी उनको अपने अराकीन असेंबली पे तो एतबार नहीं है, अगर वो उनको पार्टी के वोट जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को दिला देंगे तो इस वक्त जो है सूरत हाल है वो बहुत ही जो है वो आप उसको अफसोसनाक भी कह सकते हैं, दिलचस्प भी कह सकते हैं। जो अपसेट की आप बात कर रही थी, आपका बुनियादी सवाल था, तो इस वक्त सिंध में जो है आप इलेक्शन में जो है बड़े अपसेट देखेंगी। ठीक है, आप कहते हैं कि सिंध में बड़े अपसेट देखने में आएंगे। जी हाफिज ताहिर साहब। गुजारिश ये है जी कि जब हम कहते हैं कि जनाब खरीदो फरोख्त, तो ये क्या है जो कुछ हो रहा है। यानी आज गिलानी साहब से पूछा भी गया कि जी 10-12 वोटों का फर्क है या जितना भी है, आखिर ये वोट कहाँ से आएंगे, किस तरह आएंगे, क्या होगा। तो इससे आप हमारी तो सियासी क़यादत की ज़हनियत भी देख लें, और इसमें कोई शक नहीं है अभी जो कहा गया कि माजी में अभी तो कुछ लोग कह भी रहे हैं कि माजी में जिस अंदाज से लीडरशिप सीटें बेचती रही है और खरीदो फरोख्त सीटों के ऊपर होता रहा है, वो लीडरशिप पैसे वसूल करती रही है। तो सेनेट का इलेक्शन जो है ये सिंध में तो जो कुछ होगा, ये मरकज के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि गिलानी साहब कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देखें क्या आता है, क्या डिसीजन होता है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो भी और उनकी पार्टी भी इतने कमज़ोर भी नहीं है कि इस तरह का खेल होगा और वो बैठे देखते रहेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं, जरदारी साहब माहिर हैं इन मामलात में और उनको बहुत महारत हासिल है, लेकिन नजर ये नहीं आता है कि इस तरह से इतना बड़ा गैप जो वोटों का है वो गिलानी साहब जो है वो अबूर कर लेंगे। देखते हैं, लेकिन ये इससे नजर आता है कि हमारी सियासी क़यादत खुद नहीं चाहती कि मामला साफ और शफाफ हों, वो भी ये चाहते हैं ये खेल जारी रहे ताकि उनका खेल भी जारी रहे। जी आमिर साहब। देखें जी, बात यह है कि जो जोड़ तोड़ है वो सियासत और जमहूरियत का हुस्न है, यही इलेक्शन का नाम है। वरना तो फिर सिलेक्शन हो जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि जी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत लिस्ट आ जाए और वो ख़वातीन की तरह फिर जैसे मैंने पिछले दफ़ा भी तबसरा किया था तो फिर उस तरह हो जाता। आप ये देखें कि हार जीत किसी एक ने जीत जाना है, किसी एक ने हार जाना है। इस्लामाबाद की हम जब बात करते हैं, फैसल साहब ने बड़ी तफसील से जहाँ मंडी लगी हुई है उसकी वजाहत कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा ना कि इलेक्शन अगर रिज़ल्ट के बाद वो वोट पता चल जाए तो बेहतर होगा ना, लेकिन पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने की सज़ा नहीं है। सज़ा सिर्फ है अदम एतमाद की तहरीक में और बजट में, और वो भी ये है कि वो वोट तब भी काउंट हो जाएगा अगर अदम एतमाद में भी वो ओपन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दे दें, बजट में दे दें, तो वो डी सीट कराए जाएंगे, लेकिन वोट तो हो गया। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है इसने एक नई हवा दी है कि लोगों का रुख क्या है। तो जो सियासी पंछी उड़ने वाले होते हैं ना, वो सबसे पहले तैयारी करते हैं कि भाई रुख क्या बन रहा है हवा का, तो वो अपने वोट को भी उसी हवा से मुंसलिक करते हैं कि जी ठीक है, फिर हमें किस पार्टी से आइंदा का टिकट लेना है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, वो नून के हों या पीटीआई के हों। पंछी तो वही है ना, ये सारे के सारे घूमते फिरते हैं। ये वही हफीज़ शेख हैं जो पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बनाया था, फिर रिज़ाइन करके चले गए। ये वही हफीज़ शेख हैं जिन्हें टमाटर की कीमत का पता नहीं था कराची में कि 17 रुपये बिक रहे हैं और शायद 99 रुपये का या 100 कुछ रुपये का, या ये पीआईडी में इन्होंने इस्लामाबाद में उतरते हुए एक रिपोर्टर से बात करके जवाब दे के फंसे थे। अब इन्हें आटे दाल का भाव इस तरह मालूम हो रहा है कि कभी फैसलाबाद, कभी कराची। ये इलेक्शन के हुस्न ने हफीज़ शेख साहब और सानिया नश्तर, मैं नाम ले रहा हूँ, ये दोनों जब ब्रीफिंग्स देते थे ये कहते थे हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब दोनों पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बाद में इनका कितना ताल्लुक होगा ये टेक्नोक्रेट्स का बाद में पता चलेगा, लेकिन इस इलेक्शन ने यूसुफ रजा गिलानी के आने ने कम से कम वज़ीर ख़जाना को अब ये बता दिया है कि आपको मिन्नत तरला भी करना पड़ेगा, आप सुनते नहीं हैं, मजाक उड़ाते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन में जब ये वोट डालने गए, उनसे सवाल हुआ तो उसी रिपोर्टर को जाके बाद में पकड़ लिया कि यार इस तरह का तो सवाल ना करें। ये इनकी आदत है कि मुझे पब्लिक में कोई सवाल ना करे, जैसे वो शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म होते थे। अच्छी बात है, जब तक ये इंतखाबी इस्लाहात प्रॉपर नहीं करते, ये आइन में तरमीम नहीं करते, हुक्मरान हो या अपोजिशन, इनके साथ यही होना चाहिए। जिस तरह नौशहरा में हुआ और आज वज़ीर आज़म को जाके बैठना पड़ा, उन्हें अंदाज़ा था
ये जो ओपन बैलेट की कहानी आई है ना, ये प्राइम मिनिस्टर को पता चल रहा था। मैं बिल्कुल इस बात से हूं कि कोई हुकूमत ने, उन्होंने ऐलान किया था ना कि अगर खुफिया हुआ तो हम भी बता देंगे। दूध का धुला हुआ यहाँ पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, सब अपने आप को ओपन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम, हमारी बात ना सुनी तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, और वो हमें 3 मार्च को पता चल जाएगा। तो देखें, बात ये है कि सिचुएशन इज वेरी सीरियस। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इज दिस द वे टू कंडक्ट सेनेट इलेक्शंस। जो पार्टी लीडरशिप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे इलेक्शन होने चाहिए? यकीन करें, मैं खुद हैरान होता हूँ कि एनबीएल माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा ऑगस्ट पैनल है जो डिस्कशन भी कर रहे हैं, ऑल वैलिड पॉइंट्स। हमें सोचना चाहिए कि अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या देख रहे हैं, क्या हम ये ऐसे लोगों को लेकर आते हैं। और कंपैरिजन करें तो मैं ऑनेस्टली एज सिटीजन पाकिस्तान अब्दुल हफीज़ शेख को बहुत बेहतर कैंडिडेट समझता हूँ इनसे, यूसुफ गिलानी साहब से। वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सबको मालूम है उनका किरदार कैसा था, क्या किया, वो और अलग बात है। लेकिन इसके साथ इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है, ये सारा डिपेंड उस बात पे करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। ओपन बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, या प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसके हिसाब से किया जाता है, या कोई ऐसा सिस्टम कर लेते हैं कि बैलेट के जो काउंटर फॉइल होता है उसका नंबर और बैलेट का नंबर जब मैच हो और बाद में इलेक्शन होने के बाद कम से कम उस वक्त पता चल सके कि किसने किसके खिलाफ वोट डाला है, ताकि वो उसको एडमॉनिश किया जा सके, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। क्यों अभी जिसने वोट डाल दिया, जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लें, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई प्रूफ नहीं है। इसको कोई ना कोई सिस्टम ऐसा निकाल लें जो आइंदा के लिए एटलीस्ट इस इलेक्शन को बेहतर कर सकें। ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा है कि दहशतगर्दी पर जीत को कैसे बरकरार रखा जाए, राय लेंगे ब्रेक के बाद। इस ऑपरेशन की बुनियादी अहमियत जो इसे दीगर तमाम ऑपरेशन से मुमताज़ करती है वो ये है कि ये ऑपरेशन एरिया स्पेसिफिक नहीं था, इसका दायरा कार पूरे मुल्क में मुहित था। पिछले 4 सालों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क भर में 3,75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें CTD, IB, ISI, MI, पुलिस, FC, रेंजर्स, इन तमाम इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस ब्रीफिंग दी और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से आगाह किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान 453 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। खुद कुछ हमलों में 97% कमी, जबकि कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात 95% कम हो गए हैं, जिसका पूरी दुनिया की तरफ से एतराफ़ किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे से मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। DG ISPR ने बताया कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आई है, खेल के मैदान आबाद हैं और इस मरतबा यौम पाकिस्तान भरपूर कौमी जोश व जज्बे के साथ परेड का इनेकाद किया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, ये दहशतगर्दी पर जो जीत है इसको हम कैसे बरकरार रख सकते हैं आगे चलकर? देखें, ये अगर हमें याद हो कि ये लाहौर चेरिंग क्रॉस में जब एक धमाका हुआ था जिसमें DG ट्रैफिक और SSP शहीद हुए थे, उसके बाद शुरू हुआ इसलिए कि जब पाटा में हमने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, दहशतगर्दों को वहाँ से भगा दिया, तो ये वहाँ से निकल के और ये फिर शहरों में आ गए, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों में जाके छुप गए और वहाँ दोबारा रीऑर्गेनाइज होने लगे। उसके बाद ये ऑपरेशन डिसाइड किया गया ताकि इनको कहीं भी सेटल होने दें, इनके ठिकाने ख़त्म किए जाएँ, इनको मारा जाए। बिल्कुल बहुत कामयाबी हुई इसमें। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान के अवाम सब ने मिल के एज ए नेशन इसको कंट्रोल किया और अब दुनिया की फौजियाँ आती हैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए। एक तो ये बात ये कि आप जिस तरीके से 5th नेशन वॉर पाकिस्तान में अटैक है, आपके सामने दुश्मन का क्या नैरेटिव है, फिर हमारे मुल्क में इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट में कितनी सख्त एक आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। हमें ये चाहिए कि पहले मुल्की मफाद को सामने रखें और जिस तरह बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी की जा रही है अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, और वहाँ पर नॉर्थ ईस्टान में, साउथ ईस्टान में, सवात में ऑपरेशन हो रहे हैं, टोटल कंट्रोल किया हुआ है, कहीं ना कहीं खुद का इंसिडेंट होते हैं। इसी तरह मुल्क के अंदर कम अज़ कम अवामन हुआ है, इसको सब मिलके करें, कंबाइन हैंड करें और इसी तरीके और इंटेलिजेंस से अपना काम करें ताकि इंसिडेंट होने से पहले पकड़ लिया जाए। मुल्क में जब तक मुल्क स्टेबलाइज नहीं होगा, मुल्क में ये जो एक दूसरे के खिलाफ टांगें खींची जाती हैं,
बलूचिस्तान के हालात हैं ये ठीक नहीं होंगे तो हम इसको पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। होना ये चाहिए कि हमारा फोकस होना चाहिए बॉर्डर, इंटरनल सिचुएशन, रद्दुल फसाद, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की अवाम, फौज और हुकूमत मिल के इसको कोशिश करने में कामयाब है। ठीक जी, आमिर साहब। देखें जी, जैसे हमने इस पे कामयाबी हासिल की तो वो है मुकम्मल यकजहती, और जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उस पे अमल दरामद, और उसकी हर शिक पे अमल दरामद, उसके अंदर किसी के लिए कोई रू रियायत नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान में हमने बहुत कुछ छोड़ दिया है। हुकूमत का फ़र्ज़ है, फ़ौज ने अपना काम कर दिया है, जहाँ हेल्प चाहिए हो फ़ौज आ जाती है, मदद देती है। नेशनल एक्शन प्लान वो जगह है जहाँ हम मीटिंग्स ही नहीं कर रहे, हमारे इदारे मफलूज हो रहे हैं। इसी वजह से कई जगहों पे दोबारा चीज़ें उठ रही हैं, फ़ौज पहुंचती है। अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने कितनी नेशनल एक्शन प्लान पे मीटिंग की, वो है यकजहती की बात कि आपको पार्लियामेंट का किरदार भी लाना पड़ेगा, आपको तमाम जमातों से मुंसलिक रहना पड़ेगा, क्योंकि कुट्टी रख के आप नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं कर सकते। आप हुकूमत तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टेट के मामलात को देखते हैं तो वहाँ पे ज़ाती अना को साइड पे रखना पड़ेगा। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों पे कहते हैं, वहाँ नेशनल एक्शन प्लान, इस जो आपका सवाल है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जो जंग हमने जीती है, इसको पायदार और बरकरार कैसे रखा जाए, जिसकी दुनिया तारीफ़ कर रही है, तो वो तभी हुई कि जब हर बंदा इसमें शामिल था। आज से 4 साल पहले मैंने ये खबर उस वक्त ब्रेक की, जनरल आसिफ गफूर DGI SPR थे और आर्मी चीफ लाहौर जा रहे थे, नवाज शरीफ के साथ हम अनकरा जा रहे थे। उन्होंने मुझे ये बात चलते चलते बताई कि हम लाहौर में ऐलान कर रहे हैं। तो जहाज़ उड़ने से पहले हम ये खबर दे के गए थे। ये अच्छी बात है कि आज ये चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन हमें जिस तरह हमने कामयाबी हासिल की थी उसको बरकरार रखना पड़ेगा और वही सिलसिला दोबारा लाना पड़ेगा। फैसल हुसैन साहब। कराची की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि कराची में जो है वो अमन कायम हुआ, और बिलाशुबा जो है वो फौजी ऑपरेशन की वजह से ही जो है वो कराची के अंदर जो है वो अमन कायम हुआ। लेकिन तो 2 बातें होती हैं, एक तो होती है अमली दहशतगर्दी और एक होती है इंतहा पसंदाना सोच। तो जो फौजी ऑपरेशन के ज़रिए दहशतगर्दी पर और दहशतगर्दों के ऊपर तो जो है वो काबू पा लिया गया। अगर हम कहेंगे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया तो ये भी काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त बात होगी। जो कराची की जो हालात थे पिछले सालों वो इंतहाई हद तक जो है वो ख़राब थे, उसमें बहुत ज़मीन और आसमान का जो है फ़र्क आ गया। अमन व अमान की सूरत हाल जो है बहुत बेहतर है, लेकिन जो इंतहा पसंदाना सोच है वो आज भी जो है वो कराची के अंदर जो है वो मौजूद है। ये इंतहा पसंदाना जो सोच होती है ये जो है वो दहशतगर्दों की जो है वो नर्सरी बन जाती है। हमें जब तक जो ऑपरेशन को जो है वो जब तक हम समाजी इंसाफ के साथ जो है वो मशरूत नहीं करेंगे, जब तक जो है आप नताइज को जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हासिल नहीं कर सकते। और ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, सियासी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो ऑपरेशन को नतीजा खेज बनाने के लिए जो है वो समाजी इंसाफ का भी निज़ाम लाएं, ताकि जो इंतहा पसंदाना सोच होती है वो लोगों में जो है वो पैदा ना हो सके। तो इस पे जो है फौज को भी जो है, क्योंकि हुकूमत से तो ज़ाहिर तवक्को नहीं की जा सकती, तो फौज को चाहिए कि वो हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पर भी और सूबाई हुकूमत पर भी इस बात पे जो लाजिम करे कि जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं शहर के साथ, उसके खात्मे के लिए जो अमली कोशिशें की जाए, एक बात। और दूसरी बात मैं एक और भी जो है फौज से एक अपील करना चाहूँगा, कराची के बच्चे जो हैं वो जिस दहशतगर्दी के नेटवर्क से मुंसलिक थे वो उनको छोड़ चुके हैं। जो जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जो है वो आम माफ़ी का ऐलान किया गया है, तो कराची के नौजवानों के लिए भी जो है वो आम माफ़ी का जो है वो ऐलान किया जाए। अब ये बच्चे हैं, इनसे गलतियाँ हो गई, अब ये अपनी गलतियों पर जो है शर्मिंदा है, उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो इनको भी पाकिस्तानी बच्चा समझा जाए और इनके लिए भी जो है वो आम माफ़ी का ऐलान किया। ठीक है, हाफिज साहब। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद में जो हमारे शुहदा हैं, जो हमारे गाजी हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जो जख्मी हुए, जिन्होंने शहादतें ली, उन सबको सलाम पेश करते हैं। हमारी फौज ने, हमारे सलामती के इदारों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे जो उलमा हैं, अवाम है, सब ने मिलकर इस जंग को लड़ा और हम अल्हम्दुलिल्लाह फातेह करार पाए। दुनिया के ममालिक हमारे सामने हैं, जो लीबिया ले लें, शाम ले लें, इराक ले लें, लेकिन पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के सलामती के इदारों ने जिस तरह इस जंग को लड़ा और कौम ने। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज DGI SPR ने जो कहा कि एक मंजिल एक कौम, वो मंजिल अमन, अखुवत और एतदाल की मंजिल है, जिसे हम सबको जद्दोजहद करके पाना है। ठीक जी, शकील अंजुम साहब।
दुआ देखिए, ये जो अमन कायम हुआ है और दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान ने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और जो अवाम है, 70,000 जानों का नजराना दिया है, शहादत पाई है लोगों ने। उसके बाद जो है मुल्क में अमन कायम हुआ है। और जब APC का वाक़या हुआ तो उसके बाद पूरी कौम आप देखें और जो हुकूमत थी, उन्होंने ये फैसला किया कि आज के बाद जो है दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी है। और फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों ने वो जंग लड़ी और उसकी वजह से जो है हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी और आज मुल्क के अंदर अमन कायम है। जी अयाज खान साहब, नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कम इस तरह की अचीवमेंट्स नज़र आई हैं दुनिया में कि इंटरनल दुश्मन को इस तरह से ख़त्म किया जाए। लेकिन बात वही है कि इसको पायदार उसी सूरत में बनाया जा सकता है। एक तो अपने उनको आप पुलिस को और दूसरे इदारों को ट्रेन करें, और दूसरा ये जो फ़ज़ा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान है, इस तरह की फ़ज़ा से कौमी यकजहती पैदा नहीं हुआ करती। तो जो आपने गेंस किए हुए कहीं वो भी नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल जी, आपका शो आ गया। ये था आज का एक्सपर्ट्स। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।